नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 के वर्ष 2022-23 के सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, इसीलिए डिपार्टमेंट के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया गया था। लेकिन इस बार नियमित रूप से विद्यालय खुले हैं और पढ़ाई आरंभ हो चुकी है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने विभिन्न विषयों का सिलेबस जारी कर दिया है। तो इस संबंध में सामाजिक विज्ञान का सत्र 2022-23 के लिए जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 में 4 किताबें संलग्न हैं, जिनमें पहली इतिहास है जो 20 अंक की है, दूसरी भूगोल है जो 20 अंक की है, तीसरी लोकतांत्रिक राजनीति है वह भी 20 अंक की है और चौथी अर्थशास्त्र है, यह भी 20 अंक की है। इस प्रकार ये कुल 80 अंक हैं, जबकि 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन या इंटरनल असेसमेंट है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 100 नंबर का यह पर्चा है जो आपको अध्ययन करना है इस पूरे वर्ष में। अब हम देखते हैं कि ये जो 4 किताबें हैं, इनके अंतर्गत सेमेस्टर 1 में और सेमेस्टर 2 में कौन कौन से अध्याय शामिल हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। दोस्तों, इतिहास की अगर बात करें तो इसमें इतिहास का जो पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, वह इसके अंतर्गत शामिल है। और फ्रांसीसी क्रांति के जितने भी खंड हैं, उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणराज्य की स्थापना, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, दास प्रथा का उन्मूलन तथा क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये सभी खंड इसके अंतर्गत शामिल हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। इसके अलावा इसमें जो मानचित्र कार्य है उसे भी अध्ययन में शामिल किया गया है। और इतिहास का ही दूसरा जो अध्याय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, वह भी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और रूसी क्रांति के तमाम जो खंड हैं, सामाजिक परिवर्तन का युग, रूसी क्रांति, पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति, अक्टूबर के बाद क्या बदला, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव आदि, ये तमाम खंड इसके अंतर्गत शामिल हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा रूसी क्रांति से संबंधित मानचित्र कार्य भी है जो कि इस सत्र में अध्ययन किया जाएगा। और इतिहास का तीसरा अध्याय नाजीवाद और हिटलर का उदय, वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत वायरवर्ण गणराज्य का जन्म, हिटलर का उदय, नाज़ियों का वैश्विक दृष्टिकोण, नाजी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध और मानचित्र कार्य, ये तमाम बिंदु हैं इस अध्याय के जो कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने हैं। इसके अलावा यदि भूगोल की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत जो भूगोल का पहला अध्याय है भारत, आकार और स्थिति, यह शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत स्थिति, आकार, भारत एवं विश्व, भारत एवं पड़ोसी देश और मानचित्र कार्य, ये तमाम बिंदु इस अध्याय के हैं जिनको पहले सेमेस्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। और भूगोल का ही दूसरा अध्याय भारत का भौतिक स्वरूप, वह भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत भारत की प्रमुख भौगोलिक स्थितियां जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह और मानचित्र कार्य, इसको सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। और तीसरा अध्याय जो है अफवाह यानी नदियों वाला चैप्टर, वह भी पहले सेमेस्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत इसकी विषय वस्तु, भारत में अफवाह तंत्र और हिमालय की प्रमुख नदियाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उनका अध्ययन करना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनमें नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन और कावेरी बेसिन, इसको भी अध्ययन करना है। अर्थव्यवस्था में नदियों की जो भूमिका है उनके बारे में भी अध्ययन करना है।
नदी प्रदूषण के बारे में अध्ययन करना है और नदियों से संबंधित मानचित्र कार्य भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी पुस्तक जो है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे हम सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, उसमें जो पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है। लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के अंतर्गत लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, इसका अध्ययन विद्यार्थियों को करना है। उसके बाद टर्म फर्स्ट में ही सिविक्स का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण भी विद्यार्थियों को पढ़ना है और इसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, इनका अध्ययन विद्यार्थियों को टर्म फर्स्ट के अंतर्गत करना है। और लोकतांत्रिक राजनीति का ही तीसरा जो अध्याय है चुनावी राजनीति, वह भी टर्म फर्स्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसके अंतर्गत चुनाव क्यों, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है और भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा चुनावी राजनीति वाले अध्याय के अंतर्गत। अब दोस्तों जो चौथी किताब है अर्थशास्त्र, उसके अंतर्गत पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी है, वो शामिल किया गया है टर्म फर्स्ट के अंतर्गत। इसमें पृष्ठभूमि, उत्पादन के संगठन या उत्पादन के जो साधन होते हैं वो, पालमपुर गांव में कृषि क्रियाएं और पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, इनका अध्ययन विद्यार्थियों को करना है। इसके बाद अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग, इसका अध्ययन भी विद्यार्थियों को करना है और इसके अंतर्गत पृष्ठभूमि, पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं और बेरोजगारी, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन संसाधन के रूप में लोग वाले अध्याय के अंतर्गत किया जाएगा। और ये तमाम कार्य 30 सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट टर्म के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट टर्म की जो एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। ये तमाम अध्याय जिनका अध्ययन हमने अभी किया है, इतिहास के अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत, लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ये तमाम चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के अंतर्गत विद्यार्थियों से पूछे जाएंगे। दोस्तों अब अगर हम टर्म फर्स्ट की बात करें कक्षा 9th की, तो इतिहास के अंतर्गत जो अध्याय 4 है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यह विद्यार्थियों के टर्म सेकंड में शामिल है। इसके अंतर्गत वनों का विनाश क्यों हुआ, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, वन विद्रोह और जावा के जंगलों में हुए बदलाव, उपनिवेशवाद के कारण, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही, औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन और अफ्रीका में चरवाहा जीवन, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार टर्म सेकंड के अंतर्गत हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए चौथा अध्याय और 5वां अध्याय इतिहास से लिया गया है सेकंड टर्म के अंतर्गत। और भूगोल की यदि बात करें तो भूगोल का जो चौथा अध्याय है जलवायु, वह इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और जलवायु के जो तमाम बिंदु हैं, अवधारणा, जलवायु नियंत्रण, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, अक्षांश, ऊंचाई, दबाव एवं हवा, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जल धाराएँ जैसे जेट धाराएँ, पश्चिमी विक्षोभ एवं उससे संबंधित चित्र, इसको शामिल किया गया है। ऋतुओं के अंतर्गत शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून का आगमन एवं मानसून की वापसी, इसका अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और वर्षा का वितरण अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, इसका अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और मानसून एकता का परिचायक कैसे है, इस बात का अध्ययन भी किया जाएगा। और मानसून से संबंधित, जलवायु से संबंधित जो मानचित्र कार्य है वह भी विद्यार्थियों के द्वारा टर्म सेकंड के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अंतर्गत भूगोल का 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, यह टर्म सेकंड के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। इसके अंतर्गत वनस्पति के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन, इन तमाम प्रकार के वनों का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और वन्य जीवन जो है उसका अध्ययन किया जाएगा तथा इससे संबंधित जो मानचित्र कार्य है वह विद्यार्थियों के लिए टर्म सेकंड के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद अध्याय 6 है जनसंख्या। जनसंख्या के अंतर्गत जनसंख्या का आकार एवं वितरण,
भारत की जनसंख्या का आकार एवं वितरण, संख्या द्वारा घनत्व के आधार पर भारतीय जनसंख्या का वितरण, इसका अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन या वृद्धि की प्रक्रिया और मानचित्र कार्य है, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। अब इसके बाद यदि लोकतांत्रिक राजनीति की बात करें तो इसके अंतर्गत जो चौथा अध्याय है, संस्थाओं का कामकाज, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। और इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, संसद, राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन किया जाएगा। अध्याय 5 है लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत ही लोकतांत्रिक अधिकार, इसके अंतर्गत अधिकारों के बिना जीवन, लोकतंत्र में अधिकार, भारतीय संविधान में अधिकार और अधिकारों का बढ़ता दायरा, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत टर्म सेकंड में। इसके अलावा दोस्तों यदि अर्थशास्त्र की बात करें तो निर्धनता एक चुनौती, जो कि तीसरा अध्याय है, उसको अर्थशास्त्र के अंतर्गत सेकंड टर्म में शामिल किया गया है। और इससे संबंधित जो विभिन्न बिंदु हैं, जैसे निर्धनता की पृष्ठभूमि, निर्धनता के 2 प्रमुख प्रकार, शहरी एवं ग्रामीण, निर्धनता सामाजिक वैज्ञानिकों की नज़र से निर्धनता का निर्धारण, असुरक्षित समूह, अंतर्राज्यीय विभिन्नता, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, निर्धनता के कारक, निर्धनता रोधी कार्यक्रम और आगे की चुनौतियां, इन तमाम बिंदुओं का अध्ययन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाएगा। और जो चौथा अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा, उसको भी टर्म सेकंड के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए शामिल किया गया है। भारत में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत पृष्ठभूमि, खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों, खाद्य असुरक्षित कौन है, भारत में खाद्य सुरक्षा बफर स्टॉक क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, इसका अध्ययन किया जाएगा। ये तमाम कार्य जो सेकंड टर्म का है विद्यार्थियों को 31 जनवरी 2023 तक पूरा कर लेना है। और इसके बाद जो टर्म सेकंड की परीक्षाएं हैं उनका आयोजन किया जाएगा। प्यारे बच्चों, टर्म सेकंड और टर्म फर्स्ट के अंतर्गत आपको सामाजिक विज्ञान के जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उनमें जो मानचित्र कार्य करने हैं उनकी भी एक सूची डिपार्टमेंट के द्वारा प्रदान की गई है। और इन्हीं बिंदुओं को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मानचित्र कार्य के लिए जिन बिंदुओं को आप तैयार करेंगे वो अलग अलग अध्याय से अलग अलग होंगे। उदाहरण के लिए यदि फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यूरोप के मानचित्र में आपको फ्रांस दिखाने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा बॉर्डेक्स, नांते, पेरिस और मार्सिलेस जैसे स्थानों को पूछा जा सकता है फ्रांसीसी मानचित्र के अंतर्गत। और यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति की यदि बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल जो केंद्रीय शक्तियां थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की, तथा जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, उनको यूरोप के मानचित्र में अंकित करने के लिए कहा जा सकता है। नाजीवादी हिटलर के अंतर्गत अगर बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल जो प्रमुख धुरी देश थे, जर्मनी, इटली और जापान, और जो मित्र देश थे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, उनको यूरोप के मानचित्र में अंकित करने के लिए कहा जा सकता है। और अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंतर्गत भारत के आकार एवं स्थिति से संबंधित जो मानचित्र कार्य है उसमें कर्क रेखा जिन राज्यों को छूकर निकलती है और भारत के प्रमुख राज्यों की राजधानियां जो याम्योत्तर रेखा है जिस तरीके जिन भारत के राज्यों से होकर गुजरती है उनको पहचानने के लिए कहा जा सकता है, उनको अंकित करवाया जा सकता है। भौतिक आकार के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत शिखर हैं, पठार हैं और तटीय मैदान हैं, उनको मानचित्र कार्य के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा अध्याय है अपवाह तंत्र, उसमें हिमालय जो नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि, उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं जिनमें नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी आदि शामिल हैं। और विभिन्न प्रकार की झीलें जैसे वुलर, पुलिकट, सांभर और चिल्का झील आदि। इसके अलावा जलवायु वाले जो चैप्टर है उसमें हमें विभिन्न जो सेंटीमीटर की वर्षा वाले राज्य है कि कहाँ अधिक वर्षा होती है,
कहाँ कम वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य, सबसे कम वर्षा वाला राज्य, इन तमाम राज्यों को अंकित करवाने के लिए कहा जा सकता है। प्राकृतिक, वनस्पति तथा वन्य प्राणी वाले यदि अध्याय की बात करें तो इसके अंतर्गत हमसे वनस्पति प्रकार, भारत के किन राज्यों में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है, इसका अध्ययन करवाया जा सकता है। इसके बाद विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में पूछा जा सकता है। और जनसंख्या वाले चैप्टर के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों का जो जनसंख्या स्तर है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, उसको अंकित करवाने के लिए कहा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत और लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत कोई मानचित्र कार्य नहीं बनता। तो आपको जो मानचित्र कार्य है वो मुख्य रूप से इतिहास की पुस्तक से और भूगोल की पुस्तक से करना है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के सत्र 2022-23 से संबंधित यह सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम था, जिसका अध्ययन हमने आज की इस वीडियो में किया। यदि आप परीक्षा की तैयारी करें और विभिन्न चैप्टर्स को देखें तो इन बिंदुओं को, इन रूपरेखाओं को जरूर ध्यान रखें। इसके माध्यम से आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है सफलता प्राप्त करने के लिए। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।